बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 30 मई है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का 3 साल के बाद भी इतना खौफ है कि गिलगित जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। हुकूमत को और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसे किस किस्म की मार पड़ी है गिलगित बल्तिस्तान में, दोस्तों इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और असद कैसर को गिलगित जाने से क्यों रोका गया, पंजाब पुलिस उस सड़क पर क्या कर रही थी, और ख़बर अब ये भी आ रही है कि मुतादिद लोगों की फ़्लाइट्स मिस हुई और हुकूमत आखिरकार क्यों ये सब कुछ कर रही है। दोस्तों, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और ख्वाब में मुलाकात हुई है इमरान खान से, ये खबर, ये ख्वाब नामा जो है वो किसने हमें सुनाया, ये भी आपके सामने तफसीलात में रखूंगा। और फिर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ नहीं तो तख्ता उलट देंगे। ये तख्त और तख्ते की जो बात अब शुरू हो गई है, और जरदारी साहब ने आखिरकार ये वार्निंग क्यों जारी करवाई, सेकेंड ईयर लीडरशिप ये वार्निंग क्यों दे रही है, क्या जरदारी साहब के CV को मानने से इनकार कर दिया गया, और उनकी काबिलियत के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर और उनकी पॉलिश और मालिश की जो सलाहियत है उसके ऊपर शक किया जा रहा है। और क्या पॉलिश और मालिश की ये जो खुसूसियात हैं, जो उनके पास स्किल सेट मौजूद है, क्या ये नाकाफ़ी है उस कुर्सी पर अपने बेटे को पहुंचाने के लिए। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि 3 दिन गुजर गए और इमरान खान की मुलाकात ख़ानदान के किसी फ़र्द से नहीं करवाई गई। ये जुल्म यहीं पर नहीं रुका, बल्कि बच्चों से भी टेलीफोन के ऊपर किसी किस्म की जो गुफ्तगू है वो नहीं करवाई गई। अब पाकिस्तान के एक अखबार ने इसको रिपोर्ट किया जेल ज़राए के हवाले से, और उसमें लिखा ये गया कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने ईद उल अज़हा अपने अपने सेल्स में गुजारी। इन दोनों से किसी की मुलाकात हुई और ना ही उनकी आपस में मुलाकात करवाई गई। ईद उल फितर पर इमरान खान से अदालत के हुक्म पर अपने बेटों से फ़ोन पर बात करवाई गई, ताहम ईद उल अज़हा पर उनकी फ़ोन पर भी बात नहीं हो सकी। और ईद के मौके पर जेल में कैद इमरान खान के लिए ईद के नए कपड़े जेल इंतज़ामिया तक नहीं पहुँचाए गए, लिहाजा उन्होंने जो पुराने कपड़े थे उन्हीं कपड़ों में ईद जो है वो अपनी सेल के अंदर गुजारी। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जुल्म की तमाम हदें कैसे पार की जाती हैं ये हमें हुकूमत दिखा भी रही है और बता भी रही है, और एक नया बेंचमार्क सेट किया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान के ऊपर जुल्म करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो जाएंगे, तो दोस्तों इससे पहले भी इन कुर्सियों पर बैठने वालों का यही ख्याल था। और दोस्तों, जब वक्त आया ना, तो किसी को दुबई भागना पड़ा, किसी को लंदन जाना पड़ा, किसी को कतर जाना पड़ा, और फिर खतूत आए, और फिर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील करने की कोशिशों में लग जाते हैं। इस दफ़ा शायद डील करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निज़ाम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने ईवान पर कब्ज़ा किया, उन्होंने अदालतों पर कब्ज़ा किया, और अब तो दोस्तों इनके ज़मीर के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया गया है। दोस्तों, हम अक्सर लिखते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, इसका प्रचार करते हैं, आपको बताते हैं कि जुल्म की रात ज़रूर ख़त्म होगी, लेकिन इन ज़ालिमों ने तो इस पूरे जुमले को ही तब्दील करके रख दिया। अब जुल्म की रात नहीं है, बल्कि जुल्म का दिन भी है। और ये लोग जो इस वक्त बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, इनकी इससे ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब किसी का लिहाज नहीं करेगी। आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान मुकम्मल तौर पर उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी। वहाँ पर आईनी तरामीम इसलिए करवाई जाती हैं क्योंकि एक रबर स्टैम्प आपकी पार्लियामेंट बन चुकी है, जहाँ पर कानून आएगा और जिस दिन इसे पास करवाना है उससे कुछ ही लम्हे पहले तमाम लॉ मेकर्स को बता दिया जाता है। 28वीं तरमीम आ रही है, पूरे मुल्क में बहस होती है। पाकिस्तान के बेशरम सहाफ़ियों में से किसी को इतनी कोशिश, वो कोई ये नहीं कर रहा कि 28वीं तरमीम के ऊपर बात की जा सके, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये मुद्दा उठाएं कि आप पार्लियामान में इसके ऊपर बहस क्यों नहीं करते। नून लीग में से कोई आपको एक ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, MNA MPA, कोई ये कहे कि जनाब 28वीं तरमीम आ रही है, इसके ऊपर बात करें। आपने सिर्फ राना सनाउल्लाह की बातें सुनी कि 25 साल हम जी उम्र करने जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक आपको एक भी लॉ मेकर नहीं मिलेगा जो ये कहे कि भाई इसे पार्लियामान में लेकर आए, इस पर बहस करवाई जाए, इसे कमेटीज के हवाले करें, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, चूंकि उन्होंने हर चीज़ अपने आप कंट्रोल में कर ली है। दोस्तों, एक चीज़ बची थी, ज़मीर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ज़मीर के ऊपर भी उनका कब्जा है, और ये इमरान खान का खौफ है कि इन्होंने एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। असद कैसर साहब जी एयरपोर्ट जा रहे थे और तहरीक इंसाफ का एक वफ्द लेकर स्कर्दू उन्होंने रवाना होना था, लेकिन उनको रोक दिया गया। अब हुआ क्या है, सुने ज़रा। असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कैंपेन को पार्टी की हिदायत के मुताबिक लीड करना था।
एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। रावलपिंडी की पुलिस ने रास्ता बंद किया और कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। आप वो वीडियो देखें, साथ साथ चल भी रही होगी। आई विश कि वो हमारे एडिटर साहब इसको चला भी दें, और मुझे आप तमाम दोस्तों से बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि मैं क्या कुछ रहा होता हूँ, वीडियो साथ कुछ और चल रही होती है। तो दोस्तों, असद कैसर साहब उससे कह रहे हैं कि यार क्यों रोक रहे हो, तो वो मुस्कुराता हुआ ऐसे कह रहा है कि सर ऊपर से ऑर्डर है ना। वो किसी दोस्त ने पीछे से वीडियो बना ली और आपको दिखा दिया। और दोस्तों, असद कैसर साहब ने कहा कि एक बंदे के लिए आपने रास्ता बंद कर दिया, मैं यहीं पे मौजूद हूं, लेकिन बाकियों को जलील मत करें, बाकियों को जाने दें। और उनके कहने के बाद बाकी लोगों को जाने दिया गया। ये वहां की सिचुएशन थी। अहम सवालात के क्या गिलगित जाने से रोकने का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया, चूंकि जिस रास्ते पर रोका गया वहां पे पंजाब पुलिस खड़ी थी। और मरियम और उनके अब्बा जी, इनको खौफ इतना ही है कि यार KPK से अगर लोग उठकर गिलगित बल्तिस्तान चले गए तो इस दफ़ा जो हमने हाल अपना पंजाब में देखा है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो अब हमारा हाल हो गया और जो हमने हाल कर दिया, हमें कोई वोट नहीं देगा। आप अगर ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर आप जमहूरियत को कैद करके पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर को अपने जुल्म का निशाना बनाकर पाकिस्तान की आवाम को रोक लेंगे, तो दोस्तों ये नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है और ये होगा कि फॉर्म 47 की हुकूमत कहीं पर बना दी जाए और जो डब्बे आपके हवाले किए जाने में से पहले ही आपके मुंतखब करदा लोगों के वोट वहाँ से निकलें, ये हो सकता है। आप वोट डालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मुंतखब नुमाइंदे को, उम्मीदवार को, लेकिन वोट निकलेगा किसी और जमात का, ये भी हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आपने रियासत बना दी जहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कुर्सी पर बैठी है और सिर्फ अब एक ही काम रह गया कि आप आइन के अंदर तरमीम करवाएं और एक परमानेंट रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की हुकूमत में आप लिख कर दे दें। देखें, हर तरफ तो आपको इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है। यहाँ पर तो जितने भी आइनी ओहदे थे, ना सिर्फ आइन पाकिस्तान को आपने माजूल कर दिया, बल्कि मुल्क का जो हेड ऑफ द स्टेट है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ, हेड ऑफ स्टेट आसिफ अली जरदारी, चले जैसा भी है, वो कहने को मुल्क का सदर है, आपने उसको इतना भी इस काबिल नहीं समझा कि आप उसकी JD वेंस से मुलाकात करवा देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त दीवार के साथ लगी हुई है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि धमकी आ गई है और बड़ी खौफनाक धमकी है। और मेरा ख्याल है कि नून लीग वाले भी डर गए, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी डर गए, और अब ये करेंगे क्या। दोस्तों, सहाफ़ियों से असद कैसर साहब की बात हुई है कि एयरपोर्ट के करीब खड़े हैं लेकिन सड़क ब्लॉक है, हमारी स्कर्दू के लिए फ़्लाइट है, हुकूमत चाहती है कि हमारी फ़्लाइट छूट जाए। हम हुकूमत के इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। एक्स पर फिर उन्होंने जाकर दोबारा से लिखा कि अफसोस की बात यह है कि मुसाफिरों की परवाज़ें मिस हो गई और आवाम यहाँ पे खड़ी होकर दुआइयाँ दे रही है, अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है और ये हुकूमत अवाम को इंसान नहीं समझती। अल्लाह ताला बेनियाज बादशाह है और इसकी लाठी बे आवाज़ है। दोस्तों, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर। वहाँ भी अपोजिशन लीडर नहीं था, असद कैसर साहब थे, उसके साथ साथ अचक वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर एक और दो लोग बैठे हुए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके चंद निकात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बैरिस्टर गौहर लापता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कल जुनैद अकबर को हथकड़ियां लगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। आज असद कैसर को रोक लिया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और असद कैसर को ही आकर अपना मुकदमा पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना पड़ा। या फिर इस पूरे ड्रामे को बंद करें। जिन लोगों ने दिन रात कुर्बानियां दी, जो पिछले 3 सालों से कुर्बानियां दे रहे हैं, यहाँ पे लोग शहीद हो गए। वो इसलिए नहीं थे कि बैरिस्टर गौहर उठे और जाकर जिला बुनेर के अंदर अपनी 4 तस्वीरें लगा दे और कहे कि देखो मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, छाती पे हाथ मार मार कर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी, कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं चाहे मुल्क के बाहर हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग या वो तमाम दोस्त, वो सहाफ़ी जो आपके लिए बात करते हैं, इमरान खान के लिए बात करते हैं, वो किस तकलीफ से गुजरे हैं पिछले 3 वर्षों में। लेकिन यहां पर बैरिस्टर गौहर क्या कर रहा है, वो बुनेर जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज अम्बेला में मुजम्मिल शाह और मुस्लिम शाह DSP के भाई की वफात पर मुजम्मिल शाह और उनके खानदान की ताज़ियत का इजहार किया। बहुत अच्छी बात है, जाएं, मगफरत, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। लेकिन मेरे भाई, कौम को ये बता दें कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप रोज़ाना जनाजा पढ़ते हैं और जिस तरह से आपने इमरान खान के मुकदमात का हाल कर दिया, अब आपको पता लग गया कि ये लोग कितने बड़े रॉन्ग नंबर्स हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असद कैसर ने की ना, आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। आप KP हाउस में कर लेते। KP हाउस में अगर नहीं कर सकते, पकड़ लेते हैं, तो जाकर आपने KP में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और ऐसा लगा कि शायद ये असद कैसर का मामला है। असद कैसर को रोक लिया, असद कैसर जाने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें क्या लगे। इन्होंने इमरान खान के साथ भी यही काम किया हुआ है कि इमरान खान को पकड़ा है ना, हमें तो नहीं पकड़ा, हम तो आज़ाद फिर रहे हैं। आप देख लें कि बैरिस्टर गौहर के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। अब असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं कि आज गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन के लिए स्कर्दू में जा रहा था। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद जो उनके जुमले हैं।
एयरपोर्ट के करीब सड़क बंद थी। मैं समझा सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद था। बाद में मुझे पता चला कि सड़क मेरी वजह से बंद है। हैरत अंगेज बात यह है कि पंजाब पुलिस मुझे रोकने खड़ी थी। इस्लामाबाद की पुलिस नहीं थी बल्कि पंजाब की पुलिस थी, और पंजाब में नहीं जा रहा था। ये क्यों खड़े थे? दीगर पार्टीज के लोग इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, आप हमें दीवार से लगा रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड और बराबरी का मौका दिया जाए, वो आवाम को अपना मंशूर बताएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके ओहदे पर बैठने का कोई जवाज़ नहीं, आपको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। देखें असद भाई, आपके साथ जो जुल्म हुआ, जब भी कोई जुल्म होगा, चाहे वो वर्कर के साथ हो, चाहे वो लीडर के साथ हो, इंशाल्लाह हम इसी तरह बोलेंगे। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला और भी कह देते ना कि बैरिस्टर गौहर तुम भी इस्तीफ़ा दो। आपको कहना चाहिए था, क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर जुनैद अकबर साहब आए, वो कहते हैं कि एक असद कैसर साहब को रोकने के लिए आज एयरपोर्ट रोड इसलिए बंद किया गया ताकि फ़्लाइट मिस हो सके। हम पीटीआई के वर्कर्स का एक ही दुख है कि मद मुकाबिल मिलते तो बज़र्फ़ और बहादुर मिलते, मगर अफसोस कि हमारा वास्ता कम ज़र्फ़ों से और ऐसे लोगों से पड़ा जिनका जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं है। लीगी रहनुमा जी फंस गए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी एक ट्वीट की है और उसको लोग बुनियाद बना रहे हैं कि ये मामला सिर्फ असद कैसर का नहीं है, ये मामला ख्वाजा साद रफ़ीक का भी है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तो वैसे ही पार्टी में कोई इतने अच्छे समझे नहीं जाते, अगर समझे जाते तो वो हुकूमत का हिस्सा होते, गो कि उन्होंने खुद भी इनकार किया। लेकिन ज़्यादातर ये बताया जाता है कि इनकी स्टेटमेंट्स और रवैये के बाद उन्हें भी अब नून लीग के अंदर उस तरह से पसंद नहीं किया जाता। ख्वाजा साहब ने जी एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के लिए सकरदू जाना था। बरवक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक को बंद कर दिया, और इसके साथ साथ ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह सामने नहीं आई। एयर ब्लू ने भी दानिस्ता तौर पर यानी वक्त से पहले ही दरवाजे बंद कर दिए, और फ्लाइट जिन लोगों की बुक थी उन्हें 13 मुसाफिरों को इस फ्लाइट से महरूम कर दिया गया। और दोस्तों जुल्म ये देखें कि कल से एक मुखालफत में ना प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है कि जुनैद अकबर को हिरासत में नहीं लिया गया और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान बदर किया गया, क्योंकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कोई एमएनए, एमपीए या वजीर मशीर इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। लेकिन सेनेटर आबिद शेर अली साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इंजीनियर अमीर मकाम भी वहाँ पर मौजूद हैं, अबादुल्ला साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और फिर इसके अलावा जो केपीके के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन ये जो इजाज़त सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए नहीं, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। तो उससे हुकूमत क्यों खौफजदा है? गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह का अवामी रद्दअमल सामने आया, इस किस्म की रैलियाँ जलसे हो रहे हैं, और साफ जाहिर है कि शफाफ इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जीत यकीनी है। और जिस तरह की हथकंडे हुकूमत अपना रही है, और जिस तरह कल जुनैद अकबर साहब को गिरफ्तार किया गया या आज असद कैसर साहब को रोका गया कैंपेन करने से, इससे इमरान खान की मकबूलियत क्या कम हो जाएगी? इससे मजीद बढ़ेगी। और इनका ख्याल ये है कि अगर हमने ये सब कुछ किया तो इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा। अब हुआ पता क्या है? हुआ ये है कि जुनैद अकबर गए, वहाँ पे 1-2 रैलियाँ हुई हैं जिसमें आवाम की एक बड़ी तादाद निकली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है जब इमरान खान जो हुकूमत पे नहीं है, जेल में बैठा है, एक ऐसा लीडर जिसे उसकी मरकज़ में हुकूमत से अलग कर दिया गया, और गिलगित के लोगों को ये मालूम है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी। देखिए ये रुझानात होते हैं, सियासी रुझानात होते हैं, इसी बुनियाद के ऊपर पार्टीज़ को लोग जो उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर वोट दिए जाते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों को मालूम है कि इमरान खान ने रिहा नहीं होना, इमरान खान जेल में है, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक आपको पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आ रहा है, और लोग जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, जुल्म के साथ नहीं खड़े हुए। और गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे जो ईरान का मामला था, उसके बाद हालात बड़े सेंसिटिव हैं। तो हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों को सोचना होगा कि इस खेल को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का हर दिन नुकसान हो रहा है। हर इलेक्शन एक कंट्रोवर्सी आपको देगा, वहाँ पे आवाम को कुछ नहीं मिलता सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ के अलावा। दोस्तों ईद के बाद कप्तान की रिहाई क्या मुमकिन है? 5 अगस्त तक इमरान खान अगर जेल से रिहा नहीं होते तो उन्हें कैद में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और इस वक्त इमरान खान 2 मुकदमात में उनको सज़ाएं जो दी गई, इसकी वजह से वो जेल में हैं। उनमें एक है जी अलकादिर ट्रस्ट केस है, और दूसरा है तोशाखाना 2 केस जो बल्गारी जूली सेट से मुतल्लिक है। अलकादिर ट्रस्ट केस की आखिरी समाअत जी 20 मई को हुई, जिसे गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, और अब ये मुकदमा ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जहाँ तक तोशाखाना 2 मुकदमे का ताल्लुक है, तो इससे भी इमरान खान की जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। और आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस डोगर ने यह कहा था कि अगली समाअत पर इमरान खान के वकील दलाइल दें, अगर सलमान सफदर दस्तयाब नहीं
तो कोई और वकील इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश हो, वरना कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि तुसी नहीं करना ना करो, लेकिन हमें जो हुक्म मिला है हम वक्त से पहले ये फैसला जो है वो ज़रूर देंगे। अब दोस्तों, ये जो अलकादी ट्रस्ट केस है ये क्यों बेबुनियाद है? बैरिस्टर जो अली ज़फ़र साहब, जो उनकी स्पेशलिटी है कानून, अगर आप उनको सुने तो वो क्या कहते हैं कि पीटीएम दौरे हुकूमत में नैब कानून में होने वाली तरमीम के मुताबिक काबीना के फैसलों को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में बहस हुई, ताहम अदालत ने यह मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए सज़ा सुना दी। हाई कोर्ट में इसी नुक्ते पर दोबारा बहस होगी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर मुकदमे को मजमूई तौर पर देखा जाए तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ना, यहाँ पर मुलाकात नहीं हो रही, यहाँ पर इलेक्शन के लिए लोगों को रोका जाता है। और आई डोंट नो ये कौन से अफलातून है जो ये रोज़ाना इमरान खान की रिहाई का आपको एक फ़लसफ़ा सुना देंगे, एक उम्मीद जगा देते हैं। इमरान खान की रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी दोस्तों जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामला तय नहीं पाते, या इस्टेब्लिशमेंट खुद से इमरान खान को रिहा करने का फ़ैसला न करे। अब सवाल ये है कि क्या रिहाई मुमकिन है? इमरान खान तोशाखाना 2 और अलकादिर केस की सज़ाओं के बायस जेल में हैं। अगर इन दोनों मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिल जाता है, यानी उनके हक़ में फ़ैसला आ गया, तो उनको फौरी रिहा कर दिया जाएगा। उनके वकला का मौक़िफ़ है कि इन मुकदमात में कानूनी बुनियाद कमज़ोर है और अगर जल्द समात हो तो रिहाई के इम्कानात मुमकिन है। दोस्तों, ये जो जल्द समात का मामला है ना, मुझे तो ये भी गड़बड़ लगता है, क्योंकि अगर जल्द समात हो गई और सज़ा जिस तरह से इन्होंने दी है उसी तरह से इसके ऊपर मोहर लगाकर ये मामला पाकिस्तान की आईनी अदालत में ले जाएंगे। फिर एक ही रास्ता है ना कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत आए, 2/3 अक्सरियत हो, 28वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम रोल बैक की जाए और उसके बाद इमरान खान के लिए ये आईनी अदालत जहाँ से जो किसी के कहने पर चल रही है उसको ख़त्म किया जाए और असली जजेस आकर बैठे और इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकालें। इसके अलावा कोई सूरत इमरान खान की रिहाई की, इमरान खान के केसेस को ख़त्म करने के हवाले से मुझे नज़र नहीं आती। दोस्तों, नजम सेठी साहब ने खान साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं और नजम सेठी साहब ये बताते हैं जी कि आसिफ अली जरदारी 28वीं तरमीम के ज़रिए एनएफसी में तब्दीली के बदले बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की शर्त रखेंगे। मज़ीद कहा कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि कोई भी कुर्बानी का बकरा बन सकता है, बिलखुसूस अगर आप कुछ सियासी जमातों से हों। दोस्तों, ये जो सेठी साहब का प्रोग्राम है ना, इसका एजेंडा पहले तय कर लिया जाता है, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। और एंकर को जो आयशा लड़की है उसको पहले से सवाल लिख कर दे दिए जाते हैं, वो कोई फिलबदी सवाल नहीं होते और उसको बता दिया जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से कि भाई ए पूछना है, ए नहीं पूछना, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना। और ये सारा जो एजेंडा सेट किया जाता है वो सेठी साहब और उनकी टीम, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुद पहले से कर लेते हैं। अब उन्होंने ना इमरान खान को मशवरा दिया। वो क्या मशवरा है कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आना, जो इनकलाबी हैं वो कहीं और बैठे हैं, यानी वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। इमरान खान खामोशी इख्तियार करें और बाहर आकर अपने टाइम के आने का इंतज़ार करें। यानी जिस तरह नवाज़ शरीफ ने खामोशी इख्तियार की, नवाज़ शरीफ ने किस तरह से खामोशी इख्तियार की, यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बिल्कुल आप भी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें। अच्छा, आज सेठी साहब ने एक और भी बात की और वो ये कहते हैं कि मुझे इमरान खान ख्वाब के अंदर नज़र आए और मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई। वो 45 साल हैंडसम नौजवान लग रहे थे, मुकम्मल फिट थे, आंखों का भी कोई इशू नहीं था। तो एक तो मेरा ख्याल है कि सेठी साहब खान साहब के बारे में ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको ख्वाब में भी उनकी जो है वो ज़ियारत हो गई, तो अच्छी बात है जी। काश ये ज़ियारत किसी और को भी हो और इमरान खान के लिए जो रास्ता है वो एक आसान हो सके, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं। इमरान खान तो अब एक सिम्बॉलिक, एक रेजिस्टेंस की अलामत बन गए ना। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत के हक़ में आवाज़ उठेगी और आमरीत के ख़िलाफ़, इमरान खान का नाम लिया जाएगा। आपको ये बात पसंद आए ना आए, आप 3-4 अपने लोगों के ज़रिए चलते फिरते कुछ वीलॉग्स करवा लेते हैं कि जनाब देखें गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, देखें किसी को नहीं पकड़ा गया, देखें पाकिस्तान की आवाम जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ को याद कर रही है, उनकी महक आपको हर तरफ नज़र आ रही है, आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आप देखें बरकत है, वो चंगी बरकत है जी, सानू नज़र नहीं आ रही। और ये सिर्फ बरकत जो है वो कुछ मखसूस लोगों के घरों में या मखसूस लोगों के साथ आपको ये बरकत जो नज़र आती है। और दोस्तों, आसिफ अली जरदारी साहब के जो सेकंड टियर लीडरशिप में एक साहब हैं, गवर्नर पंजाब, उन्होंने धमकी ये दी है कि ये हाइब्रिड सिस्टम 4 दिन भी नहीं चल सकता। आसिफ अली जरदारी इस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी है, तो जो रीढ़ की हड्डी है जी उन्होंने तोड़ दी है और अब ये व्हील चेयर पर आ गई है रीढ़ की हड्डी तोड़वा कर शख्सियत आसिफ अली जरदारी साहब। और सिर्फ इनकी ख्वाहिश ये है कि बिलावल को आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। देखें वहाँ पर जो CV दिया गया था वो CV तो काबिल कबूल नहीं है, वो आपके सामने ही है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो 28वीं तरमीम के बदले बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो बात करवा रहे हैं,
اپنا جو مدعا ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، شاید وہاں پر اس فیصلے اور اس خواہش کی کوئی مقبولیت ہمیں نظر نہیں آتی، نہ مقبولیت ہے نہ قبولیت ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کی شاید یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور وہ اس کرسی سے اس خواہش کے ساتھ ہی اتر جائیں گے، اور اس کرسی پر اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو بہت قریب ہونا پڑتا ہے، آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ میں کی صلاحیت موجود ہے؟ بلاول نے جی پہلے جا کر سندھ میں دھمکیاں لگائی، بات نہیں بنی، پھر وہ اسلام آباد آ گیا، بات نہیں بنی، پھر زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرنے کی بات کی، بات نہیں بنی، تو اب انہوں نے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو جو ہے وہ لانچ کر دیا۔ تو مجھے تو اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید ان کی کہیں نہ کہیں ڈیل ہو رہی ہو، بات چیت ہو جائے، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں صرف بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گلگت کی حکومت یا فلاں جگہ کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، باقی ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ دیکھیں یہ جو لائم لائٹ ملی ہے مرکز کو اس پچھلے 60-70 دنوں کے اندر، اب اس لائم لائٹ کو نا کوئی چھوڑے گا نہیں۔ یعنی شہباز شریف صاحب کو اگر آپ کہیں کہ آپ کرسی سے اتر جاؤ تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی تب بھی شہباز شریف صاحب جاتے جاتے بھی ریزسٹ کریں گے، گو کہ وہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو ہر بندے کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پلان بی بنا کر ہمیشہ چلتی ہے جی۔ نون لیگ کا پلان بی ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بنایا، پیپلز پارٹی اگر ہاتھ دکھائے گی تو انہوں نے ضمنی انتخابات میں ان کی سادہ اکثریت جو ہے پوری کر دی کہ چلو کل کو ہم حکومت اپنی پوری کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپین شاید شروع ہو جائے تحریک انصاف کے اندر کہ استعفے دو۔ تو انہوں نے اپنا پلان بی بنا کر وہ چل رہے ہیں۔ وہ برسٹر گوہر کی طرح نہیں ہے کہ وہ بنیر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر جا کر تعزیت کر رہا ہے، اس کی تصویریں خاندانی البم جو وہ لگا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ تمام چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔